हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों का पॉलिटी का सेशन लेके आई हूँ। नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं आज हम लोग। जी, आज से शुरू करेंगे अपना पॉलिटी का सेशन। देखते हैं आज पेज नंबर 30 से करेंगे। और जो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूँ, ये जीएस के 1 लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें ये सिर्फ पॉलिटी का हो रहा है। ऐसे सब्जेक्ट वाइज सबके होते हैं। पहले पॉलिटी कवर करेंगे, उसके बाद टॉप सब्जेक्ट वाइज सारे को ख़त्म करेंगे। अभी 70 बीपीएससी में टाइम है, तो तब तक आराम से हम लोग ख़त्म कर देंगे इसको। ठीक है, तो जो नए हैं वो लोग इसको अच्छे से देखिएगा। जो एमसीक्यू बना रहे हैं घटना चक्री, उन लोगों का रिवीजन हो जाएगा। इसमें क्या, ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो आरआरबी में हुए हो, चाहे वो पीसीएस में हुए हैं, चाहे मतलब यूपी AR हो, यूपी पीसीएस हो, जेपीएससी हो, सारे जगह के इसमें क्या है, वन लाइनर के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। आर्टिकल 21 जो है वो बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है, तो उसके अंदर क्या क्या आता है ये चीज़ बताई जा रही है। तो क्या क्या आता है आर्टिकल 21 के अंदर? एक सेकंड पे इसको डिलीट कर दिया जाए। हाँ, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आता है, शीघ्र विचारण का अधिकार आता है, विधिक सहायता का अधिकार यानी कानून सहायता का, एकांत कारावास के विरुद्ध, जैसे किसी को जेल होती है तो आप होता है ना, जैसे अकेले में आपको नहीं डाल सकते, यानी कि ग्रुप में रखा जाता है। 3-4 लोग एक साथ होंगे ना तो इंसान जो है मेंटली पागल हो जाएगा ऐसे, अगर अकेले रहेगा तो, है ना। हथकड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलम्ब के विरुद्ध, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध, पीने योग्य शुद्ध जल, अच्छी सड़क का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल की चिकित्सा सहायता, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, शयन का अधिकार यानी सोने का भी अधिकार जो है वो है। ठीक है, और अगर कोई घायल है या एक्सीडेंट में मरा है, मतलब सॉरी एक्सीडेंट में अगर घायल हुआ है, तो बोलते हैं ना, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं किसी को लेके, आपने बहुत मूवी में देखा होगा कि पहले पुलिस कंप्लेंट की जाएगी, तो ये भी एक कानूनन अपराध है अंदर आर्टिकल 21। ये आपका हक है कि पहले आप उसकी जांच कीजिए, उसके बाद आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। इनडायरेक्टली ये कहना यही चाह रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग इसके बारे में। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 21A के तहत प्राप्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकालीन की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये सीमित नहीं, समाप्त नहीं किया। आर्टिकल 19 और 21 जो है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, इमरजेंसी के टाइम में भी। कब कहा गया था? तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्णय के बाद संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया? यानी कुछ केस हुआ होगा उसके बाद ही ये जो है राइट टू एजुकेशन को क्या किया गया है। एक तो फंडामेंटल राइट भी है आपका, और ये फंडामेंटल राइट ही और डीपीएसपी में भी है ये सारी चीज़ें मेंशन। तो अगर राइट में देखें तो किस में आया है? तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश का ये केस है। ठीक है, ईयर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे देख के। तब इसको क्या किया गया, आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट के रूप में डाला गया। नेक्स्ट देखेंगे, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, यानी सिर्फ जीने का अधिकार है। अगर कोई अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है और वो बच जाता है तो उसको कानूनन सज़ा मिलेगी। ठीक है, क्या है ये? ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। आपको मरने का अधिकार नहीं है इंडिया में। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में निर्णय दिया गया कि तीव्र गति से विचारण एक मूल अधिकार है? हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य में। देख लीजिएगा ये। ठीक है, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में परिभाषित किया? ये विशाखा बनाम राजस्थान बहुत फेमस केस है। इसके बाद विशाखा गाइडलाइंस आई थी जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाती है। और अगर कोई वर्क प्लेस पे क्या करता है, सेक्सुअल हरासमेंट करता है फीमेल के साथ, तो ये कानूनन अपराध है इस विशाखा गाइडलाइंस के तहत। ये सारे जो भी केसेस है ना, ये आप लोग क्या कर सकते हैं, मेंस में आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, और अब तो एसए में भी इनको कहीं ना कहीं यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, देखेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब लागू हुआ था? तो 2002 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया था? तो मोहिनी जैन मामले में किया था। ठीक है,
मोहिनी जैन के मामले में क्या किया था, इसको एक मूल अधिकार के रूप में घोषित किया था। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का उल्लंघन माना था तथा राज्यों को सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध का निर्देश दिया था। अगर कोई पब्लिक में स्मोक करता है तो ये इलीगल है, ठीक है। अगर कोई बहुत लोग देखते हैं ना, लोग पार्क में बैठ के स्मोक करने लग जाता है, उनको बोलो तभी शर्म नहीं आती है, वो लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो अगर ये एक पर्सन है जिसको अपने राइट के बारे में पता है तो इस चीज़ को वो आवाज़ उठा सकता है ना। और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, क्लिक करके सोशल मीडिया में डाल दिया जाए, उस आदमी को हमेशा के लिए एक सबक मिल जाएगा। और इससे और लोगों को भी सबक मिलेगा कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, मुझे नाम याद नहीं रहा, मतलब कुछ एलिमेंट्स होते हैं ना, सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो सोसाइटी में, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ये सारी चीज़ें करते हैं। आपने देखा होगा कि बैटरी रिक्शा जो चलते हैं उसमें भी बहुत लोग गांजा के स्मोक करते हैं, चलती रिक्शा में भी बना लेते हैं और पीने लग जाते हैं, कितनी स्मेल आती है गंदी। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे बिहार में तो बहुत देखी है मैंने, पटना में तो खासकर बहुत सारी ऑटो रिक्शा वाले ऐसे करते हैं, ऑटो रिक्शा नहीं मतलब ई रिक्शा वाले ऐसे करते हैं। चलिए मतदार दूसरा है, विजय शर्मा बनाम भारत संघ 2008 मामले में गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण महिला के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है। ये कौन सा केस है, अगर आप जेंडर चेक कराते हैं कि मेल है या फीमेल है, ये क्या है हमारे यहाँ कानूनन अपराध है, गैर कानूनी है। विजय शर्मा बना भारत संघ, लेकिन जो बाहर की कंट्रीज़ है उसमें 8वें या 9वें महीने में है ना, आप पता लगा सकते हैं कि ये जेंडर कौन सा। जब आप लास्ट अल्ट्रासाउंड के जाते हैं तो आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि जेंडर रिवील पार्टी होती है ना, जेंडर रिवील किया जाता है एक पार्टी में। तो वो कैसे किया जाता है, क्योंकि जब उनका लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है तब उनको बता दिया जाता है कि ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, क्योंकि लास्ट में तो क्या होता है आप टर्मिनेट कर ही नहीं सकते प्रेगनेंसी को, तो वहाँ बता दिया जाता है। और बाहर के देशों में बॉय और गर्ल में उतनी कोई डिफरेंस है नहीं, वहाँ पे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लड़का है या लड़की है ना। कामन काज गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्यीय पीठ का फैसला 9 मार्च 2008 में आया, जिसमें कहा गया कि परोक्ष इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया अर्थात सम्मान से मरने का अधिकार मौलिक अधिकार है। आपने बहुत सारी, अभी कुछ दिनों पहले एक आविष्कार किया गया था, पेनलेस डेथ की एक मशीन बनाई है किसी कंट्री ने, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रही उस कंट्री का, लेकिन एक मतलब एक चैम्बर सा है, उसमें उस पर्सन को रख दिया जाता है और वो आराम से उसकी मतलब डेथ हो जाती है, पीसफुली वो मर जाता है। मतलब ऐसी कुछ बीमारियां होती है जिसमें इंसान इतना पेन में होता है कि उसको मरना ज़्यादा अच्छा लगता है वो दृश्य, जैसे कि पैरालिसिस हो गया, जो उसकी बॉडी बिल्कुल काम ही नहीं करी ऊपर से नीचे और बिल्कुल ब्रेन डेड टाइप का है, मतलब पड़ा है बेड में, बिल्कुल कुछ कर नहीं सकता अपने लिए। तो ऐसा इंसान को वो मतलब बहुत अंदर से गलत फील करता है और वो चाहता है कि मैं मर जाऊँ, ठीक है। अगर वो मरना चाहता है तो इस तरीके की इच्छा मृत्यु इस केस में की गई थी, लेकिन अभी है या नहीं हमारे इंडिया में इसके बारे में सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, कि पैसिव यूथेनेसिया हमारे इंडिया में अभी आया है कि नहीं, ठीक है, फैसला लिया गया है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना पड़ेगा। मैं चेक करके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो आर्टिकल 21A में मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि सेम बात हो रही है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क दिया जाएगा ना, सरकारी स्कूलों में होता ही ना, फ्री एजुकेशन दी जाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। आत्महत्या के अधिकार को किस वाद में निर्णय के बाद मूल अधिकार स्वीकार किया गया, तो पी रथिनाम बनाम भारत संघ, ठीक है, ये देख लेंगे इसको। आत्महत्या के अधिकार को, आत्महत्या यानी सुसाइड के अधिकार को वाद में निर्णय के बाद मूल अधिकार स्वीकार किया गया है। ये वही वाला पैसिव यूथेनेसिया की बात हो रही है ये, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर किसी को बंदी बनाया जाता है तो उसके मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि अगर आप जेल में हैं तो आपके मौलिक अधिकार तो कहीं से भी ख़त्म नहीं होते हैं ना, बस ये कि आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते हो, बाहर घूम नहीं सकते हो, क्योंकि आपने एक क्राइम किया है, आपको अलग रख के ये समाज में मैसेज दिया जा रहा है अगर आप गलती करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी, और जब आपकी वो सज़ा ख़त्म हो जाएगी तब आपको दोबारा से बाहर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उस जो क्राइम किया है जिसने,
उसके अधिकार तो रहेंगे ही ना, चाहे वो जेल में हो चाहे बाहर हो। तो किसके तहत होंगे? तो आर्टिकल 22 के तहत होंगे। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 माह तक रखा जा सकता है। और इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग भी होता है, लोग बहुत ज़्यादा दुश्मनी निकालते हैं इसको, किसी उससे नाम दे दे के बंद करवा देते हैं और 3 महीने तक, क्योंकि वो ना पैसे वगैरह खिला के, करप्शन तो है ही हमारे इंडिया में बहुत। रैंकिंग तो देखी थी आपने करंट अफेयर वाले सेशन में, कितने थे हम लोग करप्शन के मामलों में। हाँ, सब नहीं होते हैं, सब नहीं होते हैं ऐसे, कुछ हैं, उन कुछ की वजह से ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निवारक निरोध विधियाँ। निवारक निरोध अधिनियम 1950 में पारित किया गया। इसके तहत 10 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भेजने का प्रावधान था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है, 10 सप्ताह था। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी मिसा की बात हो रही है, 1971 में पारित किया गया। इसके तहत निवारक निरोध की व्यवस्था पूर्ण लागू कर दी गई। 1978 में इसे पुनः निरस्त कर दिया गया। ठीक है, 1950 में आया, उसके बाद 1971 में दोबारा लागू किया, फिर 1978 में इसको क्या किया? हटा दिया। और एक कोफ पैसा की बात हो रही है, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी यानी जो ब्लैक मनी की बात हो रही है, ये 1974 में पारित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, ये यूपीपीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछता है, डेट्स को ध्यान रखिएगा। और एक है टाडा। टाडा आतंकवादी एवं विध्वंस गतिविधियां निवारक अधिनियम 1985 में पारित किया गया था। टाडा और पोटा आतंकवाद निवारक अधिनियम 2023 में पारित किया गया था। बस डेट याद रखेंगे कब आया था कब नहीं। देखिए ये आर्टिकल 19 के सारे 6 पार्ट है, क्योंकि 6 थी ना इसमें, 19 में स्वतंत्रता मिलती है, तो सारे याद होनी चाहिए। ठीक है, ए में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण निरोध सम्मेलन, संगम या संघ या सहकारी यानी कॉपरेशन बनाना, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वोदय आवास संरक्षण संचरण, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ये सारे आपको बाय हार्ट होने चाहिए, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, किस अधिकार को अन्य स्वतंत्रताओं की जननी माना जाता है? तो आर्टिकल 19 को ही माना जाता है मदर ऑफ ऑल दी राइट्स, क्योंकि अगर आपको बोलने का ही अधिकार नहीं रहेगा तो आप बाकी चीज़ों को कैसे मांगेंगे, है ना। बोलने का अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है, अपनी बात रखने का। किसने कहा कि वाक और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव है? न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने कहा था कि नींव है। सही बात है। जैसे देखिए, नॉर्थ कोरिया में बोलने का ही अधिकार नहीं है आपको, आप कुछ बोल ही नहीं सकते किसी के बारे में। चाइना में अधिकार नहीं है बोलने का, आप किसी भी पार्टी के बारे में तो बोल ही नहीं सकते हैं वहाँ पे, है ना। वहाँ पे तो एक ही पार्टी चलती है, मोनोपोली है वो पार्टी की, बोल नहीं सकते। हम लोग तो किसी के बारे में भी बोल देते, हम लोग XYZ जितनी भी पार्टी है सबके बारे में बोल देते, इवन नेताओं का नाम लेके बोल देते। लेकिन बाकी देशों में ऐसा नहीं है। वी आर वेरी ब्लेस्ड टू बॉर्न इन इंडिया। हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में जन्मे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ये ऐसा देश है जो हमें इतनी आज़ादी देता है कि हम घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री के बारे में भी कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ दूसरे कंट्री में होती तो हम लोग को रातों रात उठा लिया जाता, घर से पता भी नहीं चलता कि हम लोग कहाँ गए, अगर हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं। आप लोगों ने अली बाबा जैक मा करके थे, आई थिंक अली बाबा के फाउंडर, चाइना के बारे में उन्होंने कुछ बोल दिया था, तो वो इतने दिन तक गायब थे, पता नहीं वो फिर मिले कि नहीं बाद में, मैं उसको अपडेट नहीं हूँ उस बारे में। बहुत दिन तक वो गायब थे, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था, है ना। तो ऐसी कंट्री है चाइना। और इंडिया होपफुली ऐसा कुछ होता नहीं, हम लोग कुछ भी बोल देते हैं किसी के भी बारे में, क्योंकि हमारे को राइट दिया गया है बोलने का, है ना। तो लेकिन बस वही है कि राइट का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। संचरण के अधिकार के कितने आयाम हैं? देखिए, संचरण यानी आई थिंक माइग्रेशन की बात हो रही है, ये घूमने की बात हो रही है। 3 जगह से हम कर सकते हैं, देश के अंदर हम घूम सकते हैं, देश के बाहर भी हम जा सकते हैं, और देश में वापस आने का भी हमको अधिकार है। हम चले गए बाहर, मान लीजिए घूमने के लिए चले गए, पढ़ने के लिए चले गए, नौकरी करने के लिए चले गए, तो हमको आने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं कि हम चले गए तो बोल दिया कि नहीं अब तुम बाहर ही रहो, वो नहीं है। जैसे विदेश में, है ना, सिवान से जाते हैं बिहार में हमारे बहुत सारे भाई बहन काम करने के लिए, और दुबई में जाते हैं, सऊदी में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, तो वापस आने का भी अधिकार है हमको। ऐसा नहीं कि हम बाहर काम के लिए जा रहे तो हमारे देश बोलता है कि नहीं अब तुम बाहर वाले हो गए, बाहर ही रहो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको कौन देता है? हमारे फंडामेंटल राइट्स देते हैं। किस बात के तहत ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में लगे प्रतिबंध को संवैधानिक घोषित किया गया था? ये उस समय का करंट अफेयर रहा होगा, इसीलिए पूछा गया है। ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश के राज्यवाद में। चलिए आगे देखेंगे अब। देखिए, वाक यानी
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार, ये भी आते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता इसी में आती है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार इसमें आते हैं। वाणिज्य के भाषण की स्वतंत्रता भी इसमें आती है। चुप रहने का भी अधिकार है अगर आप किसी मुद्दे पर नहीं बोलना चाहते। सूचना का अधिकार है आरटीआई। जानने का अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन। एंड विदेश जाने का अधिकार भी किसमें है, आर्टिकल 19 के तहत आता है। क्या बज रहा, बट ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 19 आपको दे दिया है तो दे दिया, आपको उसमें क्या है, एक्सेप्शन भी है। अगर आप भारत की प्रभुता और अखंडता पर कोई बात सवाल उठाते हैं तो आपकी ये जो राइट है उसको ले लिया जा सकता है। लोक व्यवस्था पे अगर आप बात उठाते हैं, राज्य की सुरक्षा की बात करते हैं, न्यायालय का अवमान करते हैं या मानहानि करते हैं किसी के बारे में, तो इन 5 अवस्था में आपकी जो है वो राइट 19 जो राइट है उसको क्या किया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है कुछ समय के लिए। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर व्यापार करना अनुच्छेद 19 ए और 6 के तहत एक मूल अधिकार है? तो सोहन सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका, ठीक है, उसके तहत ये जो है आर्टिकल 19 के तहत एक राइट आता है कि फुटपाथ पर जो भी बिजनेस कर रहा है अपना। 1948 का आई थिंक ये 1989 का था, ठीक है, वो सोहन सिंह दिल्ली वाला केस। भारतीय संविधान द्वारा एक व्यक्ति को कौन सा संरक्षण प्रदान किया गया है? तो सीमित मात्रा में गिरफ्तारी और निरोध से, कार्य के बाद की विधि से, दोहरे संकट से, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से। ये सारी चीज़ें हिंदी में, प्योर हिंदी में, इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना, याद कर लीजिएगा अच्छे से। हिंदी मीडियम वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, थोड़ा सा अगर इशू हो रहा हो तो इंग्लिश वालों के लिए हो रहा होगा, और मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये कंटेंट हिंदी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हिंदी मीडियम के देखते हैं इसमें, तो कंटेंट हिंदी में ही लाना पड़ता है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वालों को मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आप लोग कुछ कुछ वर्ड्स अगर नहीं समझ में आते तो उसको क्या कर सकते हैं, गूगल करके ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कंटेंट तो सेम रहता है ना, बस लैंग्वेज का ही फ़र्क है। अगर किसी चीज़ में इशू होता है तो उसको आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। दोहरे दंड का आशय क्या है, देखिए, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दोहरे दंड की बात ये हो रही है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? प्राण का अर्थ केवल पशुवत अस्तित्व या जीवित रहना नहीं, बल्कि इसके अंतर्गत माननीय गरिमा के साथ जीना, यानी डिग्निटी के साथ जीना भी क्या है, राइट टू लिव के अंदर आता है। दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मनुष्य की वह सब दैहिक स्वतंत्रता आती है जो पहले से अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है, ठीक है। जो 19 में नहीं है वो किस में आती है, आर्टिकल 21 में आती है, यानी डिग्निटी के साथ जीना का अधिकार जो है वो राइट टू लाइफ के तहत आता है, पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इससे जुड़ा वाद देख लेते हैं। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न, लैंगिक समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, यानी राइट टू डिग्निटी के अगेंस्ट में आता है। ये विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, विशाखा गाइडलाइंस की बात हो रही है। किसकी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 21 में प्रमुख खंड जीवन में जानवरों के जीवन को भी सम्मिलित किया है, यानी जीवन की जो बात हो रही है ना, राइट टू लाइफ, उसमें जानवरों की भी जीवन को यानी शामिल कर दिया गया, सिंपल। एनिमल वेलफेयर बोर्ड 2014 की याचिका में। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कितनी प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख है? कितनी है? तो 2 है। ये 2 कौन कौन सी है? सामान्य दंडित विधि के अधीन, निवारक निरोध विधि के अधीन, ठीक है, दोनों याद रख लेंगे। अनुच्छेद 22 का संरक्षण नहीं देता है अन्य देशीय शत्रु और निवारक निरोध की विधि के अधीन निरुद्ध व्यक्ति, ठीक है, अन्य देशी वाले, ये दोनों ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान किस समय निवारक निरोध की व्यवस्था लागू करता है? तो आपात व शांति दोनों समय में, ठीक है, दोनों समय में ये लागू रहेगा। भारत में, एक सेकेंड, चलिए देखते हैं, भारत में निवारक निरोध को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का उद्देश्य क्या रहा है? तो देश की एकता, अखंडता और समाज विरोधी तथा सुरक्षा को क्षति पहुंचाने वाले तत्वों को नियंत्रण करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(4) तथा 5 के अधीन निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में किया गया प्रावधान है। इसके अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति 3 मास तक निरुद्ध किया जा सकता है, यानी बिना केस किए उसको क्या कर सकते हैं, हम बंदी बना के रख सकते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध
अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें किस में आती है? आर्टिकल 22 में आती है। देखिए जो फंडामेंटल राइट है ना वो दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उसका जो कंसेप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब जितना आप उसमें उसको जानना चाहिएगा वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। अगर किसी को फंडामेंटल राइट्स के बारे में अच्छी तरीके से पता है तो वो हर चीज़ में क्लियर रहेगा, यानी अपने राइट मांगने के लिए उसको सब पता होगा तभी तो कुछ अच्छे से बोल पाएंगे ना। तो ये जो फंडामेंटल राइट है ना, आप हर जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो इसको एक एक पहलू को बहुत अच्छे से याद करना है। फंडामेंटल राइट को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्री के लिए तो है ही और साथ के साथ मेंस के लिए तो उससे ज़्यादा है। तो हम लोगों को तो फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो पूरी तरीके से इस तरीके से हम फंडामेंटल राइट को करेंगे कि प्री और मेंस जो है वो दोनों में काम आ जाए और अच्छी तरीके से काम आए। आर्टिकल के सब पार्ट्स भी हैं तो वो ज़्यादा एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं। अब ऐसे नहीं पूछेगा ये आर्टिकल किसके लिए आता है, तब ये जैसे ये दे देगा अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार किसके अंदर आता है ना, ये सब चीज़ें दे देगा, तब वो बताना है आर्टिकल क्या है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट पता होगा आप लोग को तभी तो इसका आंसर कर पाएंगे ना। तो अभी क्या है कि रट्टा मारने पे जोर नहीं देना है, समझने पे जोर देना है। ठीक है, फंडामेंटल राइट के बारे में अच्छे से पढ़िएगा और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबी हो चुकी है, 21 मिनट की वीडियो हो गई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं करंट अफेयर का सेशन लेके आऊँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।